हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 28 करेंगे, जिसमें है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी पार्ट 27 में अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन कर चुके हैं। तो इसमें अब उत्तल के लिए निगमन करते हैं। तो पहले फिगर को समझते हैं। M1 M2 यह आप उत्तल गोली है जो यह पृष्ठ को दो माध्यम में बांटता है। पहला माध्यम विरल वायु माध्यम, दूसरा माध्यम सघन सघन माध्यम। ये कांच माध्यम है, यहाँ पर ठीक है लिख दिया गया आपको, कांच माध्यम है ये। और माध्यम 2 है N2, और ये N1 माध्यम 1 विरल माध्यम है, वायु माध्यम। ठीक है, इस मुख्य अक्ष से इस पर P बिंदु, मुख्य अक्ष पर बिंदु O से किरण यहाँ पर इस पर आकर के आपतित होती है पॉइंट M पे, बिंदु M पर, और यह अपवर्तित होकर के S पर तक चली जाती है। और इसको जहाँ से अपवर्तित होती है, इसको पीछे बढ़ाने पर डॉट डॉट लाइन जो दिखाई दे रही है आई पर आकर के मिलती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये अल्फा कोण बनाती है, यहाँ पर बीटा कोण से यह जाती है इस बिंदु पर, और इस पर अभिलंब डालने पर N और C जो थीटा कोण यहाँ पर बनाता है। ठीक है, यहाँ थीटा कोण बनाता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है इस गोली पृष्ठ की। तो C से P के बीच वक्रता दूरी R, P और O वस्तु की दूरी U, P और I प्रतिबिंब की दूरी V है यहाँ पर। ठीक है, ये सब को यूनिट किया गया, बिंदु M पर ये मिल रही है। तो ये अपवर्तन कोण हुआ, और ये इसका अपवर्तन कोण यहाँ पर यह इसके बराबर होगा, और ये पूरा I। ठीक है, ये कोण यहाँ पर अपवर्तन कोण यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इतना ये है उतना ये भी बराबर होंगे, और ये पूरा कोण है I आपतित किरण जहाँ पर है, अर्थात आपतन कोण। ठीक है, तो इस को देखते हैं। इसमें माना M1 P M2 एक उत्तल गोलीय पृष्ठ कांच का वायु माध्यम में रखा गया है। M1 P M2 किस माध्यम में रखा गया? कांच माध्यम में रखा गया है। कांच का है, वायु माध्यम में रखा गया है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 व N2 है। यहाँ पर N1 और N2 अर्थात विरल माध्यम N1 और सघन माध्यम N2 है। ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष पर वस्तु O रखी गई है। ठीक है, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष पर वस्तु यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, वस्तु से चलने वाली किरण बिंदु M से अपवर्तित होकर यह दिशा में चली जाती है। ये O से चलती है और बिंदु M पर यहाँ से अपवर्तित होकर इस पॉइंट से M और S दिशा में ऐसे चली जाती है। ठीक है, जिसे पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर काटती हुई प्रतीत होती है। इसको जब पीछे बढ़ाते हैं तब, तो पीछे बढ़ाने पर ये I पर काटती है, यहाँ पर I पर आकर के इसको जहाँ से अपवर्तित होती है, इसको पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिस बिंदु M से अभिलंब डाला CN डाला गया है। ठीक है, M से ये अभिलंब डाला गया है और यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इसको पीछे बढ़ाने पर। आपतित किरण बीटा, अपवर्तित किरण अल्फा तथा अभिलंब थीटा कोण बनाते हैं। ये जो है, जो आपतित किरण होती है, यह अल्फा कोण से मुख्य अक्ष से जाती है। पीछे बढ़ाने पर इसको जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो अल्फा कोण पर मिलती है, और ये अभिलंब जो है यह मुख्य अक्ष पर ही थीटा कोण पर बनाता है। ठीक है, तो अब इसमें त्रिभुज जैसे पिछला वाला हम लोग निगमन किए थे, सेम उसी प्रकार से ये भी है। थोड़ा सा केवल ध्यान देना आपको। त्रिभुज OCM, त्रिभुज OCM ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आप देखेंगे इसका ये कोण I जो है इसका बहिष्कोण होगा, और ये बीटा और थीटा इसके दो अंतः कोण होंगे। बहिष्कोण प्रमेय से यह लिया गया है। बहिष्कोण प्रमेय यही है कि दो अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण प्रमेय से I बराबर बीटा प्लस अल्फा थीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ICM, अब ये पूरा त्रिभुज, तो इसका बहिष्कोण यहाँ पर R होगा। ठीक है, यहाँ पर R होगा, R ये डॉट डॉट लाइन गई है, यहीं पर है R।
ठीक है, ये इस लाइन में नहीं मिली हुई है। ठीक, तो आर बहिष्कोण होगा किसका, अल्फा और थीटा का, तो इसलिए आर बराबर अल्फा प्लस थीटा बराबर समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे करते हैं और रफ में हम करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ओ सी एम में हम लोगों ने बहिष्कोण से पाया आई बराबर बीटा प्लस थीटा, समीकरण नंबर 1 पाया। और त्रिभुज आई सी एम में, त्रिभुज आई सी एम में हम लोगों ने यहाँ पर आई सी एम में बहिष्कोण आर है, तो अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आर बराबर अल्फा प्लस थीटा, समीकरण नंबर 2। ये दोनों बहिष्कोण प्रमेय से हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n हो, तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n हो, तो स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। यदि आई व आर सूक्ष्म हो, तो आई और क्या हो, सूक्ष्म हो, तब उस समय आई साइन आई लगभग आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर लगभग आर के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं n बराबर साइन आई बटा साइन आर बराबर आई बटा आर लिख सकते हैं इसको, या n बराबर आई बटा आर, या इसको आप लिख सकते हो आई बराबर एन आर, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको। इस समीकरण नंबर 3 मिल गया हम लोगों को यहाँ से। ठीक है, आई और आर, यहाँ पर जो आई और आर है बहुत सूक्ष्म है, इस कोण बहुत यहाँ पर सूक्ष्म है, तो जिसकी वजह से ये दोनों को साइन आई और साइन आर के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इनका मान 1 हो जाता है। अब यहाँ पर समीकरण 3 में आई और आर, समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में आई का मान है, समीकरण 2 में आर का मान है, तो ये आर और आई जो दोनों हैं इनका मान यहाँ पर आई का मान और आर का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में आई व आर का मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 2 से मान रख देते हैं। तो आई की जगह क्या है, समीकरण 1 में मान है, आई की जगह है बीटा प्लस थीटा और बराबर n, और आर की जगह है यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा। ठीक, ये मान हो गया। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो अल्फा है, अगर अल्फा को देखेंगे तो यहाँ से अगर आप प्रकार लगाएंगे तो यह एक क्या करता है, चाप है इस पर ये। ठीक है, यह इसका चाप है, तो अल्फा बीटा और थीटा का चाप यम और पी है। ठीक है, और दूरियां क्रमशः, इसकी दूरी पी और ओ है, इसकी दूरी पी और आई है, इसकी दूरी पी और सी है, जैसे पिछले लेक्चर में किया गया था। तो सेम वही यहाँ पर भी है। तो हम लिख सकते हैं कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या होता है। तो चाप क्या है यहाँ पर, एम पी है, और त्रिज्या क्या है, पी और आई है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा बराबर, कोण क्या है, अल्फा यहाँ पर ले लेते हैं, ये कोण, यहाँ पर कोण क्या ले लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा का चाप क्या है, एम और पी है, और इसकी दूरी क्या है, पी और आई है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बराबर चाप हुआ एम पी और बटा दूरी हुई पी आई, तो पी आई। इसी प्रकार से बीटा बराबर लिख सकते हैं
बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एम पी इसका भी चाप होगा और बटा इसकी दूरी क्या हो जाएगी, पी और ओ हो जाएगी। तो यहाँ पर पी और ओ। इसी प्रकार से थीटा बराबर इसका थीटा का भी चाप क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम और पी होगा, दूरी पी और सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एम पी बटा पी और सी हो गया। ठीक, अब यही अल्फा बीटा और थीटा का मान समीकरण नंबर 3 में इसमें रख देते हैं। समीकरण नंबर किस में रखते हैं, 3 में। ठीक है, इस समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं यहाँ पे उठा करके। ये जो समीकरण है यहाँ पर अल्फा बीटा और थीटा का मान, समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बीटा का मान रख देंगे, यहाँ बीटा का मान, थीटा का मान, अल्फा का मान, थीटा का मान रख देंगे समीकरण नंबर 4 में। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण अल्फा बीटा तथा थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो इसे मान रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 4 क्या है उसको लिख लेते हैं पहले। इसमें मान रखते हैं बीटा का मान क्या है, एम पी बटा पी ओ। तो यहाँ पर एम पी बटा पी ओ। ठीक है, और प्लस थीटा का मान है एम पी बटा पी सी बराबर एन, ब्रैकेट में अल्फा का मान है एम पी बटा पी आई और प्लस थीटा का मान है एम पी बटा पी सी। ठीक है, तो एम पी यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे और एम पी यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे। तो एम पी कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, 1/पी ओ प्लस 1/पी सी बराबर एन गुणे एम पी कॉमन किए तो 1/पी आई प्लस 1/पी सी, यही बचा। एम पी से एम पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/पी ओ प्लस 1/पी सी बराबर एन, ब्रैकेट में 1/पी आई प्लस 1/पी सी बचा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का नियम प्रयोग करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर P और O है, P और O की जो दूरी है वह क्या है, U है। तो यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी से पी यू बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस यू लिख सकते हैं। और पी आई बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस भी हो जाएगा। और पी और सी की दूरी कितना हो जाएगी, आर हो जाएगी, प्लस में होगी। ठीक है, आप चिन्ह परिपाटी का नियम पीछे आपको पढ़ाया गया है, तो पी सी बराबर आर प्लस में हो जाएगा। तो ये तीनों मान यहाँ पर उठा करके इसको रख देंगे इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें, इस समीकरण में -1/u प्लस 1/पी सी मतलब आर इज इक्वल टू एन पी आई का मतलब 1/-v और प्लस 1/पी सी का मीन्स आर। ठीक, यहाँ पर सम्मान रख दिया गया उठा करके ये सम्मान। इसके बाद अगली लाइन में आपको मिल जाएगा -1/u प्लस 1/r बराबर एन का अंदर गुणा कर दीजिए तो -n/v, ये माइनस में है। ठीक है, और ये प्लस n/r। अब r को एक साइड कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा n/v माइनस 1/u बराबर n/r माइनस 1/r। ये वाला इधर जाएगा, ये वाला यहीं पर है और ये वाला इधर आया माइनस में, ये वाला उधर गया प्लस में हो गया और माइनस में। तो ये सूत्र हमें मिल गया। ठीक है, ये जो सूत्र मिला है हमें, यह मिला है समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं इसको। ये सूत्र उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है ये। ठीक है, ये सूत्र किसका है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, आगे इसमें यदि दोनों माध्यम यानी माध्यम दोनों माध्यम मतलब एक माध्यम पहला माध्यम और दूसरा माध्यम,
का अपवर्तनांक n1 और n2 हो तब क्या होगा। ये दोनों माध्यम का अपवर्तनांक n1 व n2 हो तो n बराबर हो जाएगा 1n2 बराबर n2 बटा n1 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, n2 बटा n1। यही मान उठा करके हम लोग समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। n का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर तो यहाँ लिख देते हैं। तो n का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर इसके बाद यहाँ पर n1 हो जाएगा, n1 बटा n2 है, पर समीकरण नंबर 5 में n2 बटा n1 भी हो जाएगा, -1/u, 1/u हो गया, बराबर n2 बटा n1 -1 हो जाएगा और बटा r में। तो इसको लिख सकते हैं n2 बटा n1 भी -1/u बराबर ये वाला हो जाएगा n2 माइनस n1 बटा n1 नीचे चला आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा r। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों में यहाँ पर n1 से गुणा करने पर तो n1 इंटू n2 बटा n1 इंटू v -1 n1 बटा u बराबर n1 n2 माइनस n1, यहाँ पर n1 का इसमें दोनों गुणा कर देंगे बटा n1 इंटू r, n1 से n1 कैंसिल, तो क्या बचा n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। ये सूत्र मिला। ये सूत्र जो मिला यह गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक जब अलग अलग हो तब वहाँ पर ये सूत्र यूज करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।